थिंकर मानते हैं हम, यूनानी जो काल थे उसमें एक तो आते हैं सोक्रेटिस, दूसरे आते हैं प्लेटो और तीसरे आते हैं अरिस्टोटल। तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों के बारे में हम ऑलरेडी एक सोक्रेटिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लेटो के बारे में हमारे कुछ लेक्चर चल रहे हैं, और जो थर्ड जो हमारा जो थिंकर जो आज से शुरू हो रहा है वो है अरिस्टोटल। डियर फ्रेंड्स, अरस्तु का जो टाइम पीरियड था वो 384 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है। अरिस्टोटल का जन्म 384 ईसा पूर्व में होता है, और अरस्तु का जो जन्म है वो स्टैगिरा नामक स्थान पे होता है, स्टैगिरा में। एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि अरस्तु कभी एथेंस वासी नहीं थे। एथेंस वासी कहने का यहाँ अर्थ है कि तत्कालीन जो एथेंस के जो टीचर होते थे, जो ट्यूटर होते थे, उनको हेलेनिक बोला जाता था। वो अरस्तु नहीं थे। अरस्तु थे जो बाहर से आए हुए थे, बाहरी टीचर थे, जो स्टैगिरा नामक स्थान से गए थे एथेंस के अंदर। इसलिए इन्हें जो बाहर से आए होते थे, जैसे बिल किमली का एक टर्म यूज़ करता है जिन्हें मैटिक्स बोलते हैं, मैटिक्स। तो अरिस्टोटल यूनान के अंदर मैटिक्स के रूप में जाने जाते थे। अरस्तु को कभी भी यूनान की जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिली थी। हमें ये याद रखना होगा, अरस्तु को कभी भी यूनान के अंदर है वो सिटीजनशिप नहीं मिली थी। और अरस्तु का यूनान आने का क्या कारण था, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, जिनमें एक पहला कारण था कि प्लेटो की जो अकेडमी थी, प्लेटो की जो शिक्षा की जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ अरस्तु ने एडमिशन लिया था, वहाँ उनका पढ़ने का जो मन था, इस कारण वो वहाँ आते थे। और प्लेटो अपने इस शिष्य पे बहुत गर्व करता था, घमंड करता था। वह कहता था कि यह तो एकेडमी की जो है नोज है, एकेडमी का जो माइंड है, यह तो एकेडमी का दिमाग है, यह एकेडमी की नाक है। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब नाक कट जाएगी, ऐसा हुआ तो वो जो चीज़ था, मतलब इतना नॉलेज, इतना इम्प्रूवमेंट था अरिस्टोटल के अंदर, इतना होनहार विद्यार्थी था। लेकिन अब एक सिचुएशन ये होती है, तत्कालीन एक घटना घटित होती है। घटना ये घटित होती है कि प्लेटो एक दिन ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, और जो उस टाइम जो एकेडमी बनी हुई थी, क्योंकि एकेडमी में क्या होता था, वाइस चांसलर का जो पद था वो रिक्त हो गया, और जिससे अरिस्टोटल बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो अरस्तु को लगता था कि इस बार वीसी है वो उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन अरस्तु इस रेस में हार गए, और जो प्लेटो के जो रिलेटिव थे उनको क्या बना दिया गया, एथेंस में जो एकेडमी है उनका वीसी बना दिया गया था, वाइस चांसलर बना दिया गया, कुलाधिपति जिन्हें बोलते हैं। इससे अरस्तु को थोड़ा धक्का लगा, जिससे अरस्तु है वो एथेंस छोड़ के चले गए थे। इवन अरस्तु का नॉलेज उस टाइम इतना था कि बिल दुरा एक शब्द यूज करता है, बिल दुरा। वो बोलता है कि अरस्तु वो बच्चा है जो दूध पी के है ना अपनी माँ के ही लात मारता है, इन द सेंस कि अरस्तु को इतना ज्ञान उसी टाइम हो गया था जब प्लेटो थे। उनको लगता था, या जो तत्कालीन जो कुछ जो कथा या जो तत्कालीन जो बातें हैं उनसे स्पष्ट था कि यदि प्लेटो भी इस संसार से चले जाते हैं तो आगे का जो फिलॉसफी या पॉलिटिकल का जो दर्शन है वो अरस्तु खुद संभाल लेगा। इतनी काबिलियत अरस्तु रखते थे उस टाइम। तो बिल दुरा शब्द यूज़ करते हैं कि अरस्तु है वो गधे का बच्चा है जो लाते मार रहा है, ठीक है। इस तरह एक और, यानी कि ऐतिहासिक जो देखते हैं, इतिहास में एक तो अरस्तु को बोला जाता है कि अपने गुरु से सीखा और गुरु को ही क्रिटिसाइज़ कर दिया, गुरु के विचारों में गुरु से एकदम विरोधी विचार जिन्हें दर्शाए थे। उसी तरह एक बेंथम आता है, और बेंथम का शिष्य होता है
जॉन स्टुअर्ट मिल। और जॉन स्टुअर्ट मिल है वो भी बेंथम का शिष्य है, लेकिन वो बेंथम की लगभग बातें हैं उनको रिजेक्ट कर देता है। और जॉन स्टुअर्ट मिल तो यहाँ तक कहता है कि मैं वो पीटर हूँ, मैं वो पीटर हूँ, मैं वो पीटर, यानी कि जो रोमन काल का पीटर था। रोमन काल में पीटर एक नेता था जिसने पीटर एक दास था जिसने रोमन काल में सीजर की जो हत्या की थी, ठीक है, गुलामी के विरुद्ध दासों का जो आंदोलन जो किया था उसमें। तो उसी तरह ये बोलते हैं कि मैं बेंथम का एक धूर विरोधी रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो हिस्ट्री में ये जो बात है ये कार्ल पॉपर बोलता है, ये कार्ल पॉपर बताते हैं, ठीक है सर। अभी हम देखते हैं कि ये तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब तत्कालीन जो जैसे ही प्लेटो एथेंस छोड़ देते हैं, जैसे ही प्लेटो यहाँ से एथेंस को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि प्लेटो चले जाते हैं मैकेडोनिया, मैकेडोनिया यानी कि मकदूनिया जिसे बोलते हैं हिंदी में, मकदूनिया। मकदूनिया के तत्कालीन जो किंग हुआ करते थे अलेक्जेंडर फिलिप हुआ करते थे। फिलिप का पुत्र था जिनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिलिप थे वो अरिस्टोटल की जो काबिलियत है उनसे बहुत प्रभावित थे, तो उनको पर्सनल निमंत्रण भी आता है कि आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु बनिए, उनको पढ़ाइए। उस निमंत्रण को है वो अरस्तु है वो स्वीकार कर लेते हैं और वो मैकेडोनिया चले जाते हैं। अब एक सिचुएशन होती है, एक नया जो वार होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर जो ग्रेट था वो उसने बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था, मैकेडोनियन एम्पायर, जिसने पूरा यूरोप पर कब्जा कर लिया, कुछ एशिया के भागों पे, मतलब एशिया तक आ गया था, मतलब इसीलिए इसमें ग्रेट शब्द यूज़ होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि यह साम्राज्यवादी था। अब एथेंस का और मैकेडोनिया के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में एथेंस हार जाता है और मैकेडोनिया विजयी हो जाता है। एथेंस हारता है, हारते ही जो मैकेडोनिया के अंडर में एथेंस आ जाता है। तभी अरस्तु जो उनके गुरु थे, अलेक्जेंडर जो ग्रेट हैं, उनके जो गुरु अरस्तु पूछते हैं कि अब गुरु जो एथेंस है वो हमारे अंडर में है, बताइए आपको क्या चाहिए। तब अरिस्टोटल बोलते हैं कि मैं यूनान जाना चाहूँगा, यूनान में एथेंस जाना चाहूँगा और मुझे कुछ दास चाहिए ताकि वो मेरे लिए तत्काल जो तथ्य हैं, तत्कालीन जो दुनिया के जो भी संविधान बने हैं, जिनमें से वो 158 संविधानों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ से तथ्यों का कलेक्शन किया जा सके, वहाँ जो पोथीज़ वगैरह हैं उनको लाया जा सके, ताकि मैं अपना जो रिसर्च है उसको मैं अच्छी तरह बढ़ा सकूं। इसलिए वो एग्री हो जाते हैं और उनको दास दे दिए जाते हैं, जिनसे आगे वो अध्ययन करते हैं 158 संविधानों का, जिसे अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन भी बोला जाता है, तुलनात्मक अध्ययन भी बोला जाता है। अब जैसे ही अरिस्टोटल है वो एथेंस में आते हैं, एथेंस में आते ही यहाँ लीशियम नामक एक संस्था की स्थापना करते हैं। लीशियम संस्था है वो प्लेटो की एकेडमी के पास ही हुआ करती थी, थोड़ी दूर पर। और लीशियम जो एक संस्था का नामकरण है वो यहाँ पास में एक लीशियम मंदिर के नाम पे पड़ा था। ठीक है सर। अब देखते हैं कि अब एक प्रॉब्लम आती है, लीशियम की स्थापना हो जाती है, लेकिन अरस्तु का जो पढ़ाने का जो तरीका था वो सोक्रेटिस की तरह ही था मोस्टली, जो भ्रमण करते, घुमंतु होते और अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। अब तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब तक सत्ता में था तब तक तो सब बढ़िया था, लेकिन एक दिन अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। डेथ होते ही अब क्या था कि जो एथेंस था वो अंडर मैकेडोनिया था, और जैसे ही मैकेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट ख़त्म होता है तो एथेंस लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जिससे
अब एक सिचुएशन ये थी कि अरस्तु जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का गुरु था, अरस्तु जो अलेक्जेंडर ग्रेट का जो गुरु था, वो वहाँ से वो गुरु होने के कारण, यानी कि एथेंस के लोगों को तो ये लगता था कि ये मतलब जो विरोधी ताकतें हैं वो यहाँ ही हैं, इसलिए एथेंस के लोग अरस्तु को पसंद नहीं करते थे। अरस्तु को पसंद ये लोग नहीं करते थे, इनको अरस्तु तो पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें लगा, अरस्तु को ये लगा कि ये अब उसे भी मार देंगे। इसलिए अरस्तु का जो एक फेमस कोट है, क्योंकि फेमस कोट इसलिए है कि उन्हें लगा कि अब अरिस्टोटल को एथेंसियन लोग हैं वो मार सकते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं एथेंस वासियों को दूसरा अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। अर्थ ये था कि अरस्तु जो एथेंस है उसको छोड़कर कहीं चले जाते हैं। तो ये तो उनका एक, अरस्तु का एक जीवन दर्शन था दोस्तों, उनकी जो कहानी कि कैसी तत्कालीन परिस्थितियाँ रही और कैसे उन्होंने सीखा था। अब देखते हैं उनकी बुक्स के बारे में, या अरस्तु को किन किन चीज़ों के बारे में फादर की उपाधि है, यानी कि उन्हें किन किन चीज़ों का पितामह कहा जाता है, जिनमें से पहली है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस जिन्हें हम अभी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है उनकी बुक पॉलिटिक्स के अंदर दिया गया है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज दिया गया है, उनकी फेमस बात ये थी अब तक के लिए कि उन्होंने राजनीति को, यानी कि पॉलिटिक्स को, और जो फिलॉसफी है यानी कि जो दर्शन है, यहाँ याद रखना होगा, यहाँ दर्शन को अलग कर रहे हैं, ना कि नैतिकता को अलग कर रहे हैं। नैतिकता को अलग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग कर दिया। दूसरा जो इनको फादर बोला जाता है वो बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति के लिए। तुलनात्मक राजनीति के लिए उन्हें फादर बोला जाता है, जिनमें से उन्होंने 158 संविधानों का जो क्लासिफिकेशन किया था। और तीसरा है संविधानवाद संविधानवाद के पितामह बोला जाता है, जिन्हें संविधानवाद रूल ऑफ लॉ की यानी कि वो बताते हैं कि व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति इन द सेंस जो प्लेटो अपना जो दार्शनिक राजा का कंसेप्ट लेके आता है, उसको अरिस्टोटल वो रिजेक्ट कर देते हैं, और उनका मानना है कि रूल ऑफ लॉ के द्वारा है वो शासन किया जाना चाहिए। एंड नंबर 4 जो उन्हें सिविल सोसाइटी का पितामह बोला जाता है। अब सिविल सोसाइटी का पितामह कैसे बोला जाता है, क्योंकि अरस्तु भी मानते थे। अरस्तु का यहाँ सिविल सोसाइटी का अर्थ यानी कि राजनीतिक मामले जितने भी हैं, और जो न्यायिक और प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं, उसमें व्यक्ति की भूमिका बढ़ाने की बात करते हैं ये। यानी कि जो राजनीतिक कार्य यानी कि आउट ऑफ होम जो वर्क हैं, उसमें व्यक्ति की भूमिका बढ़नी चाहिए। व्यक्ति को इतना टाइम निकालना चाहिए ताकि वो राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी दे सके। और अरस्तु को व्यवहारवाद का पितामह भी, यानी कि व्यवहारवाद इन द सेंस आधुनिक व्यवहारवाद की बात नहीं कर रहे हैं, प्राचीन में, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया था दोस्तों, जिसे आगमनात्मक पत्ति बोलते हैं। आगमनात्मक पत्ति के बारे में आगे अपने अच्छे से देखेंगे। और अनुभवात्मक जो पत्ति बोला जाता है, जिसे इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, इंडक्टिव। अरस्तु को व्यवस्थावाद का जनक किसने बताया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो मार्टिन कैप्लान, जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं, मार्टिन कैप्लान, उनके द्वारा है वो अरस्तु को व्यवस्थावाद का पितामह बताया। अब जो कुछ बुक्स हैं उनकी, बुक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं हम, उनके बारे में कुछ खास पॉइंट क्या हैं।
जिनके बारे में वो फेमस थे, उनकी जो फेमस जो बुक्स हैं उनका देखते हैं अभी। उनकी जो पहली जो फेमस बुक है वो है पॉलिटिक्स। दूसरी उनकी जो बुक है वो है यूडीमेनियन बुक है। और तीसरी जो बुक है वो है निकोमेनियन एथिक्स। एंड फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अरस्तु 158 संविधानों का वर्णन करते हैं, जो देखेंगे आगे कि वो क्या क्या बताते हैं। अब हम पहले पॉलिटिक्स बुक के बारे में जानकारी लेते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स बुक है उसमें क्या क्या दिया गया है। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स बुक है उसमें वो बताते हैं कि शासन जो होगा वो व्यक्ति का नहीं होगा। यानी कि यहाँ कोई दार्शनिक राजा शासन नहीं करेगा। शासन होगा बहुत सारे बहुमत के द्वारा, बहुल लोगों के द्वारा। यानी कि एक व्यक्ति का जो रीजन है, एक व्यक्ति का विवेक है, वो कभी भी एक समिति से ज़्यादा नहीं होता। एक व्यक्ति का जो विवेक है वो समिति से ज़्यादा नहीं होता। समिति का कहने का यहाँ अर्थ ये था कि काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे, एक व्यक्ति नहीं। यानी कि एक व्यक्ति का इतना विवेक काम नहीं कर सकता जितना कि, यानी कि एक चरम सीमा, किसी व्यक्ति की विवेक की यदि बहुत ही चरम सीमा है, बहुत ही सर्वोच्च विवेक है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन जहाँ एक समिति की बात आएगी वहाँ विवेक इस एक व्यक्ति से ज़्यादा इस समिति के पास होगा। ये हमें याद रखना होगा। तो इसलिए जो अरिस्टोटल बोलते हैं कि समिति किसी भी विद्वान से ज़्यादा विद्वान होती है। समिति किसी भी विद्वान से ज़्यादा विद्वान होती है क्योंकि यह समिति तर्क और वितर्क करना जानती है। ये तर्क और वितर्क करके चीज़ों को अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। फिर अरिस्टोटल बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ, यानी शासन व्यक्ति नहीं चलाएगा, शासन रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, कानून के नियमों के अधीन है वो शासन चलाया जाएगा। फिर उन्हें जो बोला जाता है वो लिबरल कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट उनका आता है। लिबरल कंजर्वेटिज्म यानी कि उनको उदार रूढ़िवाद के रूप में दर्शाया गया है। उदार रूढ़िवाद क्यों उनको बोला गया है? क्योंकि अरस्तु है वो संपत्ति का उदार रूढ़िवाद। देखिए यहाँ एक चीज़ देखनी होगी, एक चीज़ को हमें यहाँ समझना होगा कि प्लेटो से चलो कंपैरिजन करते हैं। प्लेटो क्या करते हैं? प्लेटो एक रेडिकल विचारक थे तत्कालीन युग में। प्लेटो एक रेडिकल विचारक थे जो लोगों की इच्छाओं को या लालसाओं को मारना चाहते थे कहीं ना कहीं। तभी तो उनका न्याय सिद्धांत है कि एक वर्ग इस तरह से काम करेगा। प्लेटो है वो हजारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही थी उनको रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो संपत्ति को, परिवार की बलि मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए प्लेटो एक रेडिकल विचारक हो जाते हैं। वहीं अरस्तु उदार रूढ़िवाद के रूप में दिखाई देते हैं, उदार रूढ़िवादी विचारक के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? अरस्तु संपत्ति के बहुत बड़े समर्थक हैं। अरस्तु परिवार के बड़े समर्थक हैं। परिवार यानी कि जहाँ व्यक्ति की लालसा पैदा होती है, तृष्णा पैदा होती है, जिससे व्यक्ति के इमोशंस जुड़े होते हैं, जो हजारों वर्षों का परंपराओं का एक परिणाम है, उनको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? लोग व्यक्ति की बात कभी नहीं मानेंगे, लेकिन लोग परंपराओं की बात मान लेंगे। इतना व्यापक प्रभाव होता है हमारे पर। इसी जो उदार रूढ़िवाद है, इस कंसेप्ट को जो आगे बढ़ाया, जो आधुनिक युग में जिसने आगे बढ़ाया, वो फैबियन थे, जो फैबियनिज्म के समर्थक थे। फैबियनवादी जो थे, उदार जो रूढ़िवादी चिंतन है उसको फैबियनवादी आगे बढ़ाते हैं। फैबियनवादी है
वो हमें ये तो क्लियर रखना होगा कि वो बाइबल में विश्वास करते हैं, जिनमें फैबियनवादियों के कुछ नाम रिपीट कर लेते हैं हम, जिनमें से था सिडनी वेब, जो प्रमुख विचारक रहे हैं। सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब जो थे, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, लॉस्की हैं, और GDH कॉल थे, और ग्राम वालास जैसे विचारक जो फेबियनिज्म के आज आधुनिक युग के समर्थक रहे हैं। इस तरह प्लेटो की जो रचना है, वो तत्काल जो अरिस्टोटल की जो रचना है वो तत्कालीन जो व्यवस्था थी उससे मेल नहीं खाती। उससे मेल किस तरह नहीं खाती? क्योंकि अरस्तु अभी भी सिटी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि अरस्तु आज भी नगर राज्यों में फंसे हुए हैं, जहाँ प्लेटो कभी फंसा हुआ था। प्लेटो ठीक है अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से था, लेकिन अरस्तु आज सिटी स्टेट की बजाय अरस्तु को तो आज एम्पायरों की बात करनी चाहिए थी, एम्पायर साम्राज्यों की बात करनी चाहिए थी। क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान थे, उन्होंने सारा यूरोप यानी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर लिया था, इसलिए यहाँ बातें तो साम्राज्य को लेकर होनी चाहिए थी। लेकिन अरस्तु अपना जो ज्ञान है वो जो प्राचीन जो चीज़ें थी उनमें ही इधर उधर कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो नॉलेज है वो तो तत्कालीन परिस्थितियों के साथ मैच नहीं करता है। अब कुछ देखते हैं दोस्तों कि गुरु शिष्य जो परंपरा है उसको ये आगे लेकर चलते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में कुछ समानताएं कैसी थी। यानी गुरु शिष्य कहने का अर्थ है कि प्लेटो एंड अरस्तु दोनों में दोस्तों कुछ समानताएं क्या थी। समानता की बात करते हैं तो दोनों ही कुलीन या अभिजात जो तंत्र या एरिस्टोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे। कैसे? और एक चीज़ याद रखना होगा, कुलीन तंत्र के सोक्रेटिस भी समर्थक थे, यानी कि जो महान जो प्राचीन यूनानी तीनों जो विद्वान हैं वो तीनों ही एरिस्टोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक थे। लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर हैं। जैसे प्लेटो है वो इस कुलीन तंत्र को दो भागों में बांट देता है, जिसमें से एक को तो बना देता है यानी दार्शनिक राजा जो कहीं ना कहीं शासक है, एक को बना देता है सैनिक। ठीक है, वो अपनी अपनी अलग अलग जो धारणाएं हैं वो देता है, ठीक है, जो उनका जस्टिस का सिद्धांत है। तो ये यहाँ कुलीन तंत्र को दो भागों में बांट देते हैं। वहीं अरिस्टोटल इस कुलीन तंत्र को नागरिकता के साथ जोड़ देते हैं। अरिस्टोटल इसका जो चेहरा है वो नागरिकता के कंसेप्ट की ओर कर देते हैं कि राज्य में नागरिकता का कंसेप्ट क्या होगा, कौन नागरिक होगा और कौन नहीं नागरिक होगा। जो नागरिक होगा वो निश्चित रूप से कुलीन लोग होंगे, अभिजात तंत्र के लोग होंगे। और समानता में देखें तो जो संविधानों का जो क्लासिफिकेशन है, जो अरस्तु है वो संविधानों का जो क्लासिफिकेशन है वो प्लेटो का जो बुक है संविधानों का जो क्लासिफिकेशन, प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन से लेते हैं। अब चलिए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, हालांकि यहाँ जो प्लेटो है वो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता दोस्तों। वहीं जो गुरु है, जो शिष्य है, जैसे अरस्तु है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। याद रखना होगा कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बहुत बड़े विरोधी थे। इनका जो मानना था कि जो लोकतंत्र है वो करप्ट का शासन है, यहाँ करप्ट लोग ही शासन करते हैं, ये सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। जी हाँ, यह सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। अब इनमें असमानता देखते हैं कि ये तो कुछ समानताएं थी, और कुछ देखते हैं असमानता जिनमें जो अरस्तु है और प्लेटो है उनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं कि प्लेटो का क्या मानना था।
प्लेटो देखो, संपत्ति को प्लेटो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो परिवार को रिजेक्ट कर देते हैं। प्लेटो एक तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार एक रोमांटिक विचारक है। रोमांटिक यानी यूटोपियन जो है, उनका जो विचार है वो आइडिया पर आधारित है, यानी कि जो व्यवहारिक नहीं है दोस्तों। और जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है वो व्यक्ति के शासन की बात करता है। वहीं अब अरस्तु की बात करें, अरस्तु संपत्ति पर यस विश्वास करता है। परिवार उनकी मुख्य भूमिका में है। परिवार कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं जो गांव बनाती है, क्या चीज़ें हैं जो राज्य बनाती हैं, वो आगे उनका टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट आएगा, वहाँ इन चीज़ों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। रोमांटिक और यूटोपिया का जो विचार है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक मानवतावादी पर जो यहाँ वो प्रयोग करते हैं। जहाँ प्लेटो है वो व्यक्ति के शासन की बात करते हैं, वहाँ अरस्तु समूह या कानून की बात करते हैं। समूह या कानून की बात करते हैं। अब एक और कंसेप्ट है जो अरस्तु और प्लेटो दोनों ही क्या है, डेमोक्रेसी के विरोधी हैं। वहीं सोक्रेटिस भी, क्योंकि सोक्रेटिस को अंततः जहर का प्याला या मृत्युदंड तो डेमोक्रेसी शासन नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ क्या थी, जो अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति क्या थी, अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है उसमें वो इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडक्टिव यानी कि जिसे आगमनात्मक पद्धति बोला जाता है, या जिसे तथ्यात्मक पद्धति बोला जाता है, या जिसे व्यवहारिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये इस पद्धति का जो प्रयोग है, आगमनात्मक पद्धति का जो प्रयोग है, बाद में जो आधुनिक विचारक जैसे मैकियावेली जो हुए हैं, कार्ल मार्क्स भी हुए हैं और जॉन लॉक हुए हैं, इन्होंने इस जो अध्ययनात्मक या जो आगमनात्मक जो पद्धति है उसका प्रयोग किया था। अरस्तु किस संदर्भ में करते हैं, देखो अरस्तु कैसे करते हैं, या मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूँ। अरस्तु जिस फैमिली से आते थे, जिस परिवार से अरस्तु आते थे, उनके जो फादर थे, उनके फादर का जो ऑक्यूपेशन था वो डॉक्टर था दोस्तों। और अरस्तु परिवार में रहते हुए उनके फादर का जो ऑक्यूपेशन है उनके बारे में कुछ सीखते हैं कि एक डॉक्टर है जो मरीजों को देखता है। पहले मरीज़ का जो डिजीज़ है उसका डायग्नोस करता है, डिजीज़ है उसका यानी कि उसके निदान करता है, यानी कि लक्षणों की पहचान करता है कि उसमें कौन सा रोग हो सकता है। उसके बाद वो उनको दवाई देता है, मेडिसिन देता है, और फिर मेडिसिन में वो डोज निर्धारित करता है। अब दोस्तों ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी डॉक्टर है वो देखेगा कि मरीज़ अपना कितना सीरियस है, पेशेंट को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है या कितनी छोटी प्रॉब्लम है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फिक्स डोज देगा ताकि वो पेशेंट है वो एकदम सही हो जाए, पेशेंट है वो एकदम सही हो जाए। यानी कि पेशेंट सही हो जाए और एक फिक्स डोज देनी पड़े, यानी कि जो डॉक्टर है वो निर्धारित करेगा कि उसको डोज अधिक देनी है या कम देनी है, जिससे उसका पेशेंट है वो ठीक हो जाए। तो एक चीज़ सीखी दोस्तों, हमने सीखी क्या कि एक डॉक्टर है और पहले वो क्या करता है, अध्ययन करता है कि रोग कैसा है, किस तरह का रोग है, कितना बड़ा रोग है, कितना व्यापक फैला हुआ है, कितना कम फैला हुआ है। उसके बाद उसको एक प्रॉपर मात्रा में डोज दी जाए। दोस्तों इस कंसेप्ट को बोलते हैं कि पहले विशेष का अध्ययन किया उन्होंने, पहले उन्होंने विशेष, यानी कि विशेष का अर्थ है कि पहले उन्होंने तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई डॉक्टर ने। उसके बाद डॉक्टर एक सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसको इतनी डोज दी जाए तो यह बंदा या यह जो मेरा पेशेंट है वो सही हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है विशेष से जो सामान्य की ओर चल रही है, इसे सामान्य बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक निष्कर्ष निकाल लिया गया है। क्या निकाल लिया गया? निष्कर्ष निकाल लिया गया। तो जो प्रक्रिया विशेष से सामान्य की ओर चलेगी उस प्रक्रिया को डियर फ्रेंड्स आगमनात्मक पद्धति बोलते हैं, आगमनात्मक पद्धति बोलते हैं।
जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विश्लेषण आधारित है। इस पद्धति को अरस्तु ने अपने पिता से सीखा, उनसे जाना कि ये जो दुनिया में जो भी समस्याएं जो चल रही है, जो एथेंस जैसे बड़े यानी कि यूनान के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, उनका निदान किस तरह होगा। अब तुलनात्मक की बात करते हैं। उनका जो दूसरी पद्धति थी वो तुलनात्मक थी। तुलनात्मक पद्धति में जो अरिस्टोटल हमें जो प्रीवियस जो एक टॉक था जो भी हुआ था कि जो सिकंदर महान है वो उनसे पूछते हैं कि गुरु आपका इंटरेस्ट किन में है, आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं एथेंस जैसे बड़े राज्यों में या जो मैकेडोनियन जो एम्पायर है। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ दास चाहिए ताकि वो 158 देशों का संविधान लगे और उनका मैं अध्ययन कर सकूं, एक नई पद्धति का ईजाद कर सकूं। तो अरिस्टोटल हैं वो 158 संविधानों को पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं और वो बताते हैं, लास्ट में एक अपना निष्कर्ष देते हैं। डियर फ्रेंड्स, निष्कर्ष देते हैं कि पॉलिटी जो दुनिया की सबसे बेस्ट संविधान का मॉडल है, पॉलिटी दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान का मॉडल है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही दोस्तों। अब अरिस्टोटल की टेलियोलॉजिकल पद्धति का प्रयोग करते हैं कि टेलियोलॉजिकल मेथड क्या था। देखिए, एक चीज़ होती है टेलोस यानी कि एक चीज़ ऐसी, यानी कि कोई भी पद्धति है, किसी भी पद्धति का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसके पीछे की जो परिस्थितियाँ उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि टेलियोलॉजी के अंदर हर कोई घटना होती है, उसके पीछे कारणों का अध्ययन किया जाता है। कारणों का यानी कि कारण कहीं किसी तरह की एक प्रक्रिया से संबंधित हो सकते हैं। कारण यानी कि कोई प्रोसेस है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। और टेलियोलॉजी में जो टेलोस है, यानी कि टेलियोलॉजी का एक कहीं न कहीं एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यानी कि कोई भी अध्ययन है, कोई भी जो अध्ययन की जो चीज़ है, उसके पीछे हमारा है वो एक निश्चित उद्देश्य होगा। हमारा क्या होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा, और उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो टेलियोलॉजी मेथड के अंदर आते हैं। अब देखते हैं कि टेलियोलॉजी वो प्रक्रिया है। टेलियोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। किसी जो हमारा या कोई भी बड़ा उद्देश्य है, कोई यह उद्देश्य एक यूनिक उद्देश्य होगा, यह बहुत ही यूनिक, कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होगा। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ कार्य करने हो, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए हमें डायनामिक्स चाहिए। क्या चाहिए? जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की ज़रूरत होगी उस प्रक्रिया को जो अरिस्टोटल है वो एर्गोन बोलते हैं, एर्गोन। वहीं इस प्रक्रिया में जिस उद्देश्य की प्राप्ति की जाएगी उसके लिए जो हमें क्षमता का विकास करना होगा, हमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, उसे डायनामिक्स बोलते हैं। डायनामिक्स याद रखिएगा, इसे डायनामिक्स बोलते हैं। और यह जो उद्देश्य होगा बहुत ही यूनिक उद्देश्य होगा। क्षमता का अर्थ ये है कि यानी कि जैसे कोई बीज है, जैसे कोई सीड है, एक बीज से वृक्ष कैसे बनेगा इतना बड़ा, जो वृक्ष का निर्माण है वो कैसे होगा, ये बीज की उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है। यानी कि वो बीज हाइब्रिड है या जो नॉर्मल जो बीज है, यानी कि जो कैपेसिटी बीज में जो प्रोवाइड की जाएगी इस बीज के द्वारा इतना बड़ा वृक्ष बनने के लिए, उसी तरह वो बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। मानव को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें मानव को गुड की आवश्यकता होती है। गुड यानी कि एक शुभ का विचार। गुड का विचार कुछ भी नहीं है। गुड का विचार एक हैप्पीनेस से संबंधित विचार है। हैप्पीनेस यानी कि यहाँ जो हैप्पीनेस हम यहाँ जो हैप्पीनेस है, जैसे हंसना खेलना, जो ये चीज़ हैप्पीनेस नहीं है दोस्तों।
वर्तमान जो संदर्भ में हम हैप्पीनेस का आज तक प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ हैप्पीनेस का अर्थ नहीं है, हमें याद रखना होगा। हैप्पीनेस का यहाँ अर्थ है यूडेमोनिया। जैसे अरस्तु की जो यूडेमोनिया बुक भी लिखी हुई है उसके बारे में ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। यूडेमोनिया जो हैप्पीनेस यानी कि गुण का विचार आएगा कैसे? गुण का विचार यूडेमोनिया के माध्यम से आएगा। और यूडेमोनिया एक एक्टिविटी है, एक क्रियावी, एक एक्शन है। यूडेमोनिया एक एक्शन है और वो एक्शन क्या है दोस्तों? वो एक्शन है ज्ञान प्राप्ति की। हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो, हम विवेक का प्रयोग किस तरह करें, हमें विवेक का प्रयोग करना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उस ज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, ये याद रखना होगा। और जो हैप्पीनेस जो वर्तमान संबंध में हम प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है यूडेमोनिया, और यूडेमोनिया का अर्थ है कोई भी क्रियाविधि, यानी कि कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसा कार्य, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा व्यक्ति अपना ज्ञान प्राप्त करता है और अपने विवेक का प्रयोग करता है। और अब जो विवेक है, अब अरस्तु बोलते हैं कि व्यक्ति में चलो विवेक आ गया है, यानी व्यक्ति विवेकशील प्राणी बन गया है और व्यक्ति ने अपनी जो तार्किक क्षमता है उसका विकास कर लिया है। अब वो बोलते हैं कि व्यक्ति के पास विवेक यानी कि रीजन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति के पास रीजन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति को रीजन का उपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। और व्यक्ति रीजन का प्रयोग कैसे करेगा? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपके पास क्रिकेट की किट पड़ी है, क्रिकेट खेलने की जो भी किट है, हेलमेट, पैड, बैट, बॉल एक्सेट्रा सब पड़ी है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके पास एक बड़ा रूम है, उस रूम में ये सारी किट्स वगैरह पड़ी हैं, लेकिन दोस्तों आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो ये क्या था? आपके पास विवेक तो था, आपके पास रीजन तो है, लेकिन आप रीजन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप विराट कोहली जैसा प्लेयर भी बनिए, उस रीजन का उपयोग कीजिए, उस रीजन को बढ़ावा दीजिए, उस रीजन में आप एक्सपर्टीज हासिल कीजिए, उस रीजन में आप एक्सपर्टीज हासिल कीजिए। जब आप एक्सपर्ट होंगे तो आप एक एक्सीलेंस को पार कर जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप एक एक्सीलेंस को पार कर जाएंगे। अरस्तु यही बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने विवेक का होना ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब अरिस्टोटल बोलते हैं कि व्यक्ति उस विवेक का प्रयोग कैसे करेगा। वो बताते हैं कि व्यक्ति के पास वर्चू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैसे वर्चू यानी कि वर्चू बोलते हैं हम, तो वैसे वर्चू होता है इसका मीनिंग। वर्चू होनी चाहिए। वर्चू किस तरह की? दो तरह की वर्चू होनी चाहिए। एक होती है मॉरल वर्चू और दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल वर्चू। मॉरल यानी कि जो वर्चू नैतिक होती है दोस्तों, जो वर्चू नैतिक होती है, और इंटेलेक्चुअल वर्चू यह वो वर्चू है जो बौद्धिक है, जिसका विकास हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दो आते हैं। मॉरल इंटेलेक्चुअल वर्चू के दो प्रकार हैं, जिसमें फेरोनेसिस और सोफिया ये दो इंटेलेक्चुअल वर्चू हैं। यानी कि दो टाइप की वर्चू होंगी मॉरल वर्चू, और एक होगी इंटेलेक्चुअल वर्चू, यानी जिसे दो भागों में बांटा गया है, फेरोनेसिस एंड सोफिया। अभी क्या करना है दोस्तों? अभी हमें समझना होगा कि जो सोफिया जो वर्चू है, जो वर्चू सोफिया में है, यानी कि ये सोफिया जो इंटेलेक्चुअल वर्चू है, ये वर्चू की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। यानी कि इस वर्चू को प्राप्त करना इतना आसान नहीं, ये सबसे टफ काम है। ये केवल भगवान महावीर जैसे या बुद्धा जैसे लोग ही इस वर्चू तक पहुंच पाए हैं। ये मान के चलें कि ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है वर्चू की, और इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए फिलोसॉफिकल स्टडियाँ करनी पड़ती है, फिलोसॉफिकल अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि ये जो सोफिया वर्चू है वो व्यक्ति दुनिया से अलग हटकर सोचेगा ना, अलग हटकर चीज़ों को समझेगा,
तब व्यक्ति जो वैचारिक जो एक थ्योरी बिल्ड करेगा, यानी कि इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति सोचन क्षमता पे बल देके अपने विवेक का इस तरह प्रयोग करेगा कि संसार को नए जो सिद्धांत देगा, संसार को जो चलने का जो नए सिद्धांत देगा, इस वर्चू को बोलते हैं सोफिया वर्चू। जैसे सोफिया स्कूल जो भी होते हैं वो भी जो क्रिश्चियन मिशनरियों के कहीं ना कहीं बने होते हैं, तो उनका भी कंसेप्ट यही है कि सोफिया वर्चू तक पहुंचा जाए। तो ये जो सोफिया जो कंसेप्ट है ये अरिस्टोटल के द्वारा वर्चू में दिया गया है, जिसमें से जो इंटेलेक्चुअल वर्चू के दो भाग होते हैं, फेरोनेसिस एंड सोफिया। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो सोफिया वर्चू है इस तक हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, लेकिन अरस्तू ने सोचा कि ये तो यहाँ तक हर नहीं पहुँच सकता, लेकिन मुझे कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो कि सामान्य लोगों तक भी जाता हो, जिससे सामान्य लोग भी हैप्पीनेस का आनंद ले सकें, यानी कि सामान्य लोग भी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकें। इसके लिए अरिस्टोटल मोरल वर्चू का कंसेप्ट देते हैं। अरिस्टोटल बताते हैं कि मोरल वर्चू क्या है। अरिस्टोटल बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति को जो हैप्पीनेस के लिए, यानी कि जो हाईएस्ट फॉर्म है हैप्पीनेस की, जो वर्चू की हाईएस्ट फॉर्म है सोफिया, वहाँ तक तो हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, लेकिन सामान्य व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मोरल वर्चू तक तो पहुँच सकता है। अब दोस्तों कि मोरल वर्चू का पता कैसे लगाया जा सके, इसके बारे में अरस्तू है वो बताते हैं कि मोरल वर्चू का पता कैसे लगाया जा सके, इसके लिए अरस्तू गोल्डन मीन का प्रिंसिपल देते हैं। गोल्डन मीन जिसे हिंदी में मध्यम मार्ग का नियम बोलते हैं। इसमें अरस्तू बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी चरम स्थिति पे नहीं होना चाहिए। गोल्डन मीन का प्रिंसिपल हम आगे करेंगे, पूरा वाइडली कंसेप्ट है ये, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। चरम स्थिति में व्यक्ति पहुंच सकता है। अब ये जो व्यक्ति हर सिचुएशन में, यानी कि व्यक्ति के पास दो कंडीशन होती है, या तो व्यक्ति एकदम गरीब होता है और एक व्यक्ति अमीर होता है। अब अरस्तू का मानना है कि जो शासन संचालन के लिए न तो गरीब अच्छे हैं और न ही शासन संचालन के लिए अमीर अच्छे हैं, क्योंकि गरीब लोगों में निश्चित रूप से अमीरों के प्रति घृणा होगी, और अमीर लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी संपत्ति का इन लोगों में वितरण कर दिया जाए। लेकिन अरस्तू बोलते हैं कि हमें एक मध्यम मार्गी चाहिए, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास का जो कंसेप्ट है कि एक ऐसा वर्ग जिसके पास थोड़ा बहुत जो संसाधन है अच्छे हैं, यानी कि ये वर्ग अपनी जो वर्तमान स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट है, जो ना तो पूरा अमीर है और ना गरीब है, यानी कि एक मध्यम वर्ग में है जो अपना अच्छा लालन पालन भरण पोषण कर सकता है। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो लोग मिडिल क्लास हैं, वो शासन संचालन के लिए बेस्ट रहेंगे। इसलिए अरस्तू कहीं ना कहीं जो पॉलिटी का जो मॉडल है वो लेके आते हैं। तो इसी तरह वो बताते हैं कि व्यक्ति को मध्य मार्गी कैसे होना चाहिए, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप देखते हैं कि सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। उसमें दो गाड़ियाँ, एक व्यक्ति है वो मतलब दम तोड़ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाना चाहिए। आपने देखा, आपको पता चल गया कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ से तुरंत आप गुजरे कि एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि मैं इसको बचा सकूँ। तो दोस्तों यहाँ दो सिचुएशन ये है कि आप या तो यहाँ उतर कर इस व्यक्ति को बचाएं, या आप इस डर से कि यह आरोप मेरे पे ना लग जाए। पहले ये नियम हुआ करता था कि जो व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जो लेके जा रहा है, उसकी जो पुलिस है वो बयानबाजी करती थी, कि पुलिस लिखवाती थी और पुलिस लोगों को परेशान करती थी।
इसलिए इसलिए हर कोई है जो 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 मोस्टली जिस टाइप से जो लोग हैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हम कहीं फंस न जाएं इसमें, इसलिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो निकल जाते हैं या इस व्यक्ति को यहाँ से बचाते हैं या पुलिस के बाद में चक्कर लगाते रहो। तो आपके पास दो सिचुएशन है यहाँ, या तो आप यानी कि कायर बन जाओ कि आप यहाँ से निकलो, भाग जाओ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि आपने मानव होने के नाते मानवता को एक तरीके से मूर्ख बना दिया है इसमें, यानी कि आप बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। यानी कि मानवता एक बहुत बड़ा धर्म है, यानी कि मानवता के लिए इंसान किस लिए जीता है, मानव सबसे बड़ा एक धर्म है। अब मानव नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा, यानी कि किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा परोपकार माना गया है। इसलिए आप साहस दिखाइए और अपनी गाड़ी रोकिए और किसी व्यक्ति का, यानी कि आपको पुलिस थाने में चक्कर लगाने से डरते हुए आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते। यानी कि मानवता सबसे उच्च धर्म है, इसलिए 4 चक्कर लगा भी लिए जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहीं अरस्तु यहाँ एक मॉडल बिल्ड करते हैं कि ये जो पुलिस थाने के जो चक्कर हैं, पुलिस थाने के जो चक्कर जो लगाने पड़ेंगे बाद में, उन चीज़ों को जो स्टेट है, अब स्टेट को चाहिए कि व्यक्ति में जो मॉरल वर्चू का भी डेवलपमेंट किया जा सके, यानी कि गोल्डन मीन का जो विकास है वो राज्य है वो व्यक्ति की सहायता करेगा, राज्य लोगों की सहायता करेगा ताकि गोल्डन मीन का डेवलपमेंट किया जा सके। अब मध्य मार्ग तो यही था कि इस व्यक्ति को पास के तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन पुलिस का जो वेरिफिकेशंस जो प्रॉब्लम जो आती थी उसको अब हटाने का कार्य राज्य का होना चाहिए। यानी कि कोई किसी का जीवन बचा रहा है और बाद में उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो तो यह सही नहीं है। तो अरिस्टोटल के अनुसार ये जो वेरिफिकेशन वाला है, जिसने बचाया है उसको हटा देना चाहिए। तो अभी जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने है तो वो जो गोल्डन आवर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से संबंधित है कि कोई भी 2 घंटे के अंदर है उसकी, मतलब 1 घंटे के अंदर या जो भी किसी भी एक्सीडेंट या उस स्थिति में पड़े व्यक्ति की जो लाइफ बचाते हैं तो उनके लिए कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो राज्य है वो हेल्प करेगा मध्यम मार्गी बनाने में, यानी कि जो नैतिक वर्चू है, जो नैतिक सद्गुण है दोस्तों, यहाँ वर्चू का अर्थ सद्गुण ही है, सद्गुण का विकास, ठीक है। जो नैतिक सद्गुण है उसका विकास कैसे किया जा सके। अब हमारी ये जो सिचुएशन थी कि क्या मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ हॉस्पिटल। यानी कि एक तरफ तो मैं मूर्ख हूँ कि मैं मानवता के लिए कुछ कर नहीं रहा, और एक तरफ मैं कायर हूँ कि मैं यहाँ से छोड़ के निकल जाता हूँ। अब अरस्तु बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हमें समझने की बात है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए हमें दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल वर्चू यानी कि जो बौद्धिक जो सद्गुण है, बौद्धिक सद्गुण में हमने जो फेरोनेसिस पढ़ा था उसका प्रयोग मनुष्य को करना होगा। फेरोनेसिस के द्वारा मनुष्य सोचेगा कि इन दोनों का मध्यम मार्ग क्या हो सकता है, गोल्डन मीन क्या हो सकता है। गोल्डन मीन यह है कि इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और वहां से हमको निकलना चाहिए, यही मध्यम मार्ग है। यह हमें साहस का परिचय देना चाहिए। तो इस फेरोनेसिस को डेवलपमेंट करने में राज्य भी व्यक्ति की मदद करेगा। हमें याद रखना होगा क्या करेगा, व्यक्ति है वो, यानी कि राज्य है वो व्यक्ति की मदद करेगा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम देखते हैं वो हम देखेंगे कि देखो अब 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें ये होती हैं कि पहले हमने पढ़ा था कि व्यक्ति हैप्पीनेस जो फील करता है उसको यूडेमोनिया बोलते हैं। यूडेमोनिया, हैप्पीनेस के संदर्भ में अरिस्टोटल जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको यूडेमोनिया बोलते हैं। यूडेमोनिया दोस्तों एक एक्टिविटी है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी कर्मकता है, एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति को हैप्पीनेस प्राप्त होती है और जो व्यक्ति जहाँ उच्च शिखर तक पहुँच सकता है
उसके लिए अब राज्य है, राज्य व्यक्ति की मदद करेगा। राज्य क्या करेगा? व्यक्ति की मदद करेगा। राज्य जो गोल्डन मीन का जो प्रिंसिपल है उसको संचालन करने में, या गोल्डन मीन का जो यानी कि जो मध्यम मार्ग अपनाने के लिए राज्य है वो व्यक्ति की सहायता करेगा। राज्य जिस तरह व्यक्ति की सहायता करेगा उस कंसेप्ट को बोलते हैं कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। ये कि मानव पॉलिटिकल जो प्राणी है, पॉलिटिकल प्राणी है क्योंकि राज्य व्यक्ति की मदद कर रहा है। अब इस कंसेप्ट को देखते हैं कि ये दो जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो लक्ष्य हैं व्यक्ति के, प्राकृतिक लक्ष्य कैसे कि एक तो यूडेमोनियन को व्यक्ति को जानना, ठीक है, यूडेमोनियन को यानी कि व्यक्ति हैप्पीनेस को महसूस करे, उसको समझे, उस स्थिति में पहुँचे। नंबर 2, जो राज्य है वो व्यक्ति की मदद करेगा। अब अरस्तु बोलते हैं दोस्तों कि ये जो हैप्पीनेस के जो एक्टिविटीज़ के यानी कि मध्यम मार्ग की जो अवस्था है उसको व्यक्ति का जो मेंटली जो विकास करने के लिए यानी कि जो मेंटली जो उसका डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सिचुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि व्यक्ति को जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूर्व शर्त हैं पूरी करना। जो व्यक्ति की जो फिजिकल नीड है, फिजिकल नीड यानी कि दोस्तों जैसे रोटी कपड़ा मकान है, इन सब की व्यक्ति को ऑलरेडी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी व्यक्ति है वो मोरल जो हमारा जो वर्चू है यानी कि जो नैतिक सद्गुण है, नैतिक सद्गुण की व्यक्ति है वो प्राप्त कर सकेगा, वहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकेगा। इसलिए व्यक्ति की जो फिजिकल नीड्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। और फिजिकल नीड्स यानी कि जैसे एक कहावत है ना कि भूखा व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, भूखा व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति की जो फिजिकल आवश्यकताएं हैं, फिजिकल आवश्यकताएं यानी कि जो मटेरियल नीड हैं, जो मटेरियल यानी कि जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति व्यक्ति को होनी चाहिए। अब दोस्तों एक कंसेप्ट ये आता है कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी। भौतिक आवश्यकताएं, ये जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं जिसे हम मूलभूत आवश्यकताएं भी बोल सकते हैं, जो भौतिक आवश्यकताएं वो पूरी व्यक्ति कैसे करेगा, व्यक्ति को खुद को करनी होगी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति अकेला इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसके लिए व्यक्ति में सहयोग चाहिए। व्यक्ति में क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। सहयोग के द्वारा ही इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति करेगा। और इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या बनाएगा? व्यक्ति सहयोग करके एक परिवार का निर्माण करेगा, जिसमें व्यक्ति है वो आपसी सहयोग करेंगे ताकि उनकी भौतिक रोटी कपड़ा मकान इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी कि अरस्तु इस चीज़ को पहला संगठन बताते हैं। अरस्तु इसको बोलते हैं ये पहला राज्य निर्माण की दृष्टि की ओर ये पहला जो मूलभूत जो संगठन बना है जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब अरस्तु बोलते हैं कि जैसे एक परिवार बना है तो कुछ परिवार, अब जो व्यक्ति को जो भावनात्मक जो सपोर्ट चाहिए होता है वो व्यक्ति को परिवार से मिलता है। और छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं हैं, छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं रहने के लिए मकान सेट्रा, इन सब चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं वो परिवार में मिलकर व्यक्ति आपस में कर लेते हैं, जो उनको भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करता है। परिवार एक बहुत बड़ी व्यापक संस्था है जो पहले से चली आ रही है दोस्तों। तो अब अरस्तु बोलते हैं कि अब व्यक्ति के लिए कुछ काम की आवश्यकताएं हैं, आजीविका का प्रश्न है। अब केवल एक परिवार है वो आजीविका पूर्ति नहीं कर सकता। आजीविका पूर्ति के लिए जैसे कोई यूँ मान के चलो एक ऐसा परिवार है जो मोची का कार्य जानता है, एक ऐसा परिवार है जो डॉक्टर है, तो केवल डॉक्टर अपना परिवार के जो 10 लोग हैं वो अपने 10 लोगों में से ही किसी का ट्रीटमेंट करके जो पैसा नहीं कमा सकते, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को, मोची है वो अपने ही घर की जो चप्पल जूती है उनको सही करके है वो पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए
इसलिए अरस्तु बोलते हैं कि जिस तरह फैमिली में सहयोग की और ज़रूरत होगी, जैसे जैसे परिवार जो सहयोग करेगा, एक परिवार नहीं कई सारे परिवार मिलकर आपस में सहयोग करेंगे, अपनी जो आजीविका है वो चलाएंगे। इसके लिए व्यक्ति जो परिवार है वो गांव का निर्माण करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे? परिवार है वो गांव का निर्माण करेंगे। और इस परिवार जो गांव के निर्माण के लिए याद रखना होगा, हमें यहाँ याद रखना होगा कि यहाँ जो गांव का निर्माण हो गया, यहाँ आजीविका की बात हो रही है, यानी कि भौतिक आवश्यकताएं प्रारंभ होना यहाँ से शुरू हुई और भौतिक आवश्यकताओं की ओर अब आजीविका की हमें सुनिश्चितता गांव से हुई। लेकिन दोस्तों हर गांव के अंदर अभी आजीविका का सपोर्ट मिला है लोगों को। अभी तक जो हमारी जो मूल जो आवश्यकता है, मूल जो मुख्य जो सद्गुण है, जो नैतिक सद्गुण है, नैतिक सद्गुण जिसे मोरल वर्च्यू बोला जाता है, वो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसे कंप्लीट करने के लिए कई सारे गांव मिलके हैं वो राज्य का निर्माण करेंगे, जिसे अरस्तु पोलिस बुलाते हैं। पोलिस और पोलिस है वो अंतिम एसोसिएशन है, अंतिम संगठन है राज्य निर्माण का, जिसमें व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, यानी कि जैसे ही व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं तो यहाँ कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ सबसे जो मूल आवश्यकता थी, जैसे जो नैतिक जो सद्गुण की प्राप्ति है, उस सद्गुण की प्राप्ति के लिए अब राज्य सहयोग करेगा। तो देखिए दोस्तों कि भौतिक आवश्यकताएं कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कि ये नहीं चलेगा कि आप बाबा बैंगन खाएं, औरों को उपदेश सुनाएं। तो ये जो स्टेट जो बनेगा, ये पूर्णतः एक कैपेबल यानी कि एक क्षमतावान जो संगठन खड़ा होगा, ये एकदम कैपेबल राज्य होगा, ये एकदम सक्षम राज्य होगा। और यह जो अंतिम सहयोग की अवस्था होगी पोलिस, यानी कि जिसे स्टेट के रूप में अरस्तु परिभाषित करते हैं। और यहाँ व्यक्ति है जो अब जैसे परिवार में तो व्यक्ति लीव कर रहा था, लीव यानी कि रह रहा था, ओनली रहना मात्र है, रोटी कपड़ा मकान के साथ। लेकिन जो स्टेट है वहाँ व्यक्ति लिविंग वेल होगा, लिविंग वेल यानी कि व्यक्ति अच्छी तरह से रहेगा, जो अपनी लाइफ है वो एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जिएगा, जिसमें व्यक्ति की जो नैतिक सद्गुण यानी कि मॉरल वर्च्यू है उसका पूर्णतः विकास कर लिया जाएगा। तो ये जो दोस्तों इस तरह अब एक और यानी कि मोरल वर्च्यू का विकास कैसे होगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मोरल वर्च्यू का विकास किस तरह से होगा? मोरल वर्च्यू यानी कि नैतिक जो विकास है, नैतिक सद्गुण का जो विकास है, नैतिक सद्गुण के विकास के लिए राज्य है, राज्य एक ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा, व्यक्ति को एक ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराएगा, यानी कि जिनसे व्यक्ति बार बार जो नैतिक जो सद्गुण है, जो नैतिक सद्गुण है उनको व्यक्ति प्रैक्टिस कर सके। बार बार व्यक्ति जो अपने जो नैतिक सद्गुण है उनको प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए राज्य है वो लॉ बनाएगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन बनाएगा। अब ये जो कानून का शासन है वो व्यक्ति को कहाँ ले जाएंगे? नैतिक सद्गुण के विकास की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए अरस्तु कहता है, जो पहले हमने पढ़ा था कि अरस्तु ये कहता है कि ये जो जहाँ व्यक्ति डर रहा था कि मैं यहाँ से गाड़ी में उतर के इसको लेके जाऊँ या पुलिस वेरिफिकेशन करता रहूँ, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला बैरियर्स हैं वो राज्य हटा देगा, जैसा अभी इंडिया में भी एक कानून बनाया गया है। और मिडिल क्लास की हमने जो बात कर ली दोस्तों, तो अरस्तु बोलते हैं कि एक पॉलिटी के लिए एक ऐसा सिस्टम जो सबसे बेस्ट सिस्टम है वो, यानी कि राज्य संचालन के लिए जो सबसे बेस्ट सिस्टम जो अरस्तु कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो राज्य संचालन के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम वो बताते हैं, जो वो अपनी तुलनात्मक पत्ती में भी उसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट है,
जो अरस्तु का हमने अभी जो टीलियोलॉजिकल जो हमने अभी जो कंसेप्ट अरस्तु का किया है वो प्लेटो से किस प्रकार भिन्न है, और अरस्तु टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें जो रीन्यू कराते हैं हमें कि इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अरस्तु बोलते हैं, जैसे प्लेटो कहता है कि आइडिया एक चीज़ है, प्लेटो का कंसेप्ट केवल आइडिया आधारित है, यानी कि गुफा से निकलो और बाहर देखो तो आंखें चौंधी आ जाएगी। ये जो कंसेप्ट है हमने प्लेटो की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कर लिया है, तो ये आप जाके वीडियो देख सकते हैं, और प्लेटो के जो ऑलरेडी 2-3 सेशन आ चुके हैं, तो वहाँ अपना जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट है वो आपका नॉलेज बूस्ट करना है। देखिए यहाँ जो आइडिया है, आइडिया का जो कंसेप्ट है, यानी कि जो प्रत्यय का सिद्धांत है वो प्लेटो लेके आते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफली हम बता देते हैं कि व्यक्ति जो एक ऐसी गुफा की वो अपना जो प्लेटो है, अपना जो छोटा भाई है ग्लूकोन, उसको बताते हैं कि आओ ग्लूकोन, समझाते हैं कि एक छोटी सी गुफा है, एक ऐसी गुफा जिसमें जो प्रकाश है वो एक प्रकाश जो ऊपर की ओर प्रकाश की ओर खुलती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ एक दीवार बनी हुई है गुफा के अंदर, और यहाँ जो लोगों की जो गर्दन है और उनके हाथ है वो यहाँ बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं, गर्दन और हाथ बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं, और व्यक्ति ऊपर की ओर नहीं देख सकता। और ये जो गुफा के अंदर एक पीछे से रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, और गुफा में बाहर अंदर जो सुबह शाम आते जाते रहते हैं। और यहाँ एक जो थोड़ा जो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ एक अग्नि जल रही है, और ये जो अग्नि जल रही है उसकी लपटें ऊपर तक जा रही हैं, और इन लपटों के कारण यहाँ से जैसे भी कोई व्यक्ति गुजरता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी लेके जाता है, तो यहाँ जो अग्नि के कारण यहाँ जो भी कोई गुजरता है उसकी परछाइयाँ यहाँ सामने वाली दीवार पे गिरती हैं। तो ये जो जंजीरों से बांधे हुए लोग हैं ये ऊपर नहीं देख सकते, केवल दीवार पे देखते हैं, और ये दीवार पे ये जो यहाँ डेली सुबह शाम जो परछाइयाँ यहाँ पड़ती हैं, तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अब तो ये जो इन परछाइयों को ही वास्तविकता मान बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में क्या है। तो एक दिन यहाँ से कोई व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है, और वो बाहर जाके देखता है कि क्या हसीन दुनिया है, मतलब उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, और उसके जो अंतर्मन की जो इनवर्ड जो आइज़ है वो ओपन हो जाती है, और उसको संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा ही ज्ञान वो प्लेटो बोलते हैं ग्लूकोन को कि ये दुनिया कुछ ऐसी है, इस दुनिया के चाहिए कि 50 साल की एज में एक ऐसा फिलोसफर किंग डेवलप किया जाए जो इन जो परछाइयों से बाहर निकल कर और कोई आइडिया के बारे में भी जान सकें। ये सब मैटर के पीछे भी भाग रहे हैं, लोग गधा घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि जो मानसिक सुख है वो क्या चीज़ है, यानी कि आइडिया के बारे में, एक नया विचार के बारे में यह जो कॉन्सेप्ट था। तो यानी कि देखो, फिलोसफर किंग होगा यानी बाहर निकलेगा, आंखें चौंधी आ जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा। ये जो सब चीज़ें थी ये एक आइडिया यानी कि विचार के बारे में है, मैटर की बात नहीं करता है अरस्तु। प्लेटो कभी भी मैटर की बात नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, प्लेटो का जो शिष्य है जिनका नाम अरस्तु है, प्लेटो का जो शिष्य है वो अरस्तु है, वो मैटर की बात करता है और फॉर्म की बात करता है। फॉर्म जिसे बोलते हैं कि ये जो प्रत्यय का सिद्धांत ही मान के चलते हैं, फॉर्म जो प्लेटो का जो प्रत्यय का सिद्धांत है, लेकिन इसके साथ मैटर की बात करते हैं, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं। अब अरस्तु बोलते हैं कि भौतिक वस्तुएं यानी कि केवल मैटर एक चीज़ काम नहीं करती, केवल एक मैटर काम नहीं कर केवल एक ना अकेला मैटर काम कर सकता है और ना अकेली फॉर्म काम कर सकती है। दोनों को साथ मिल के काम करना होगा, तभी कुछ नया निर्माण किया जा सकता है, नई चीज़ें फॉर्मेट की जा सकती है, कुछ ना कुछ फाइंड किया जा सकता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो। तो वो बताते हैं कि मैटर है यानी भौतिक वस्तु है वो नाशवान होती है, लेकिन आइडिया जो कि आत्मा है वो नाशवान नहीं होता। आइडिया कभी नाशवान नहीं होता जैसे प्लेटो बताते हैं, लेकिन मैटर है वो भौतिक वस्तुएं हैं, घोड़ी बंगला कारें
ठीक है, ये सब नाशवान वस्तुएं हैं, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए दोनों में सह अस्तित्व बना के चलना होगा, सामंजस्य लेके इक्विलिब्रियम स्थापित करके दोनों में चलना होगा। जो इक्विलिब्रियम करके स्थापित होंगे तो नए नव निर्माण होगा, यानी कि न्यू फाइंडिंग्स होगी, कुछ चीज़ें फॉर्मल होगी, यानी कि बनाई जाएंगी। अब जो अरिस्टोटल हैं वो बताते हैं कि ये जो फॉर्म है वो क्या करता है, वो एक गति को, यानी कि जो मोशंस हैं, आइडिया है वो एक मोशंस को ड्राइव करता है मैटर के माध्यम से। यानी कि मैटर है वो गति, मैटर फॉर्म गति, जो फॉर्म यानी कि जो आइडिया है वो मैटर को ड्राइव करता रहता है। यानी कि मैटर में जो गति होती है वो एक आइडिया के कारण होती है। अब कैसे होती है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो मैटर में, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनमें जो गति होगी, जो भौतिक चीज़ों में गति होगी वो फॉर्म के द्वारा होगी, यानी कि विचार के द्वारा होगी, एक आइडिया के द्वारा होगी। फॉर्म के अंदर जो गति होगी वो एक आइडिया के द्वारा होगी। वो गति कैसे होगी उसको भी हम देखते हैं दोस्तों। प्लेटो जो बताते हैं कि जो अरिस्टोटल एक सीक्वेंस बताते हैं। सीक्वेंस क्या बताते हैं कि पहली जो स्टेज है, यानी कि मोशन की या गति की जो पहली स्टेज है वो होगी मटेरियल फॉर्म होगी। दूसरी जो होगी, यानी कि मटेरियल जिसको भौतिक बोला जाता है, दूसरी होगी एफिशिएंट। और तीसरी जो फॉर्म होगी वो होगी फॉर्मल। और चौथी जो फॉर्म होगी वो होगी फाइंस। अब देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है। मान लीजिए आपके पास, यूँ मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यूँ मान के चलो कि मेरे पास कोई भी रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जैसे कह सकते हैं कि मेरे पास कंकड़, पत्थर, बजरी, सीमेंट, ईंट सब चीज़ें हैं। मेरे पास कंकड़, पत्थर, बजरी, सीमेंट, ईंट सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मटेरियल तो है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट यानी कि जो इनसे कुछ बनाने वाला नहीं है। यानी कि मुझे इनके द्वारा कुछ बनाने के लिए एक वास्तुकार चाहिए जो इन चीज़ों को आकार देने वाला नहीं है। और ये जो आकार दिया जाएगा ये एफिशिएंट फॉर्म में दिया जाएगा। मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, एफिशिएंट फॉर्म जिसमें किसी चीज़ को आकार दिया जाता है, आकार देने वाला होता है। यानी कि वास्तुकार होता है। यानी कि बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए जो इंजीनियर होता है वो एफिशिएंट फॉर्म में आएगा। तो जो मैटर है उसको मूव कराने के लिए पहले एक आकार देने वाला आएगा, उसकी जो फॉर्म है उसको बदलने के लिए एक विचार देने वाला आएगा, वो है वास्तुकार या इंजीनियर। अब जो इंजीनियर है वो एक फॉर्मल का निर्माण करेगा। फॉर्मल यानी कि इन द सेंस, कहने का अर्थ यहाँ फॉर्मेट है। जैसे ये कंकड़, पत्थर, बजरी है, इसके द्वारा ये जो इंजीनियर है, या जैसे कोई बिल्डिंग बना देगा, जैसे हॉस्पिटल बना दिया, ऐसी कोई बिल्डिंग बनेगी जिस बिल्डिंग का यहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी, बड़ी सारी बिल्डिंग या छोटी बिल्डिंग या घर जैसी बिल्डिंग कोई भी। लेकिन अब इसकी कुछ फाइंड्स होंगी। अब फाइंड्स क्या होंगी कि ये जो बिल्डिंग बनी है उसको या तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वाशिंगटन की यूनाइटेड स्टेट यूएनओ की बिल्डिंग है। यानी कि यूएनओ का एक निश्चित उद्देश्य है दोस्तों विश्व शांति का। यूएनओ का एक निश्चित उद्देश्य विश्व शांति का है। कोई भी हॉस्पिटल यदि बना दिया जाए तो उसका उद्देश्य है लोगों का इलाज कराने का। तो ये जो फाइंड्स हैं जिनके द्वारा लोग अपना इलाज करवाएंगे। तो ये जो अरस्तु का कहने का अर्थ था कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टेजेस हैं जिनके द्वारा कोई भी जो गति है वो ड्राइव होती है। कोई भी गति है उसको गति मिलती है, कोई भी गति में परिवर्तन होता है। पहले मटेरियल होता है, फर्स्ट स्टेज मटेरियल होती है, उसके बाद हमें कुछ एफिशिएंट चाहिए, एफिशिएंट के बाद हमें एक ऐसा फॉर्मल या फॉर्मेट बनाना होगा। और नेक्स्ट एंड फाइंड्स, यानी कि फाइंड्स का अर्थ है कोई उद्देश्य किसी में,
यानी कि उस बिल्डिंग बनाई है उसका क्या उद्देश्य है, उसका विश्व शांति का उद्देश्य है या किस चीज़ का उद्देश्य है। अब अरस्तु एक चीज़ के बारे में और बताते हैं, वो बताते हैं ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान क्या है। अरस्तु बताते हैं कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। अरस्तु बताते हैं कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, ज्ञान 3 प्रकार का होता है, जिसे एक बोलते हैं थ्योरिया, एक ज्ञान होता है थ्योरिया, एक ज्ञान होता है मेकिंग का, एक ज्ञान होता है मेकिंग का, एक ज्ञान होता है डूइंग का, या इस ज्ञान को हम प्रैक्टिस का ज्ञान भी बोलते हैं, इस ज्ञान को हम प्रैक्टिस का ज्ञान बोलते हैं। जो ज्ञान थ्योरिया का होता है, यानी कि थ्योरिया का ज्ञान, यानी कि ये सर्वोच्च ज्ञान है। सर्वोच्च ज्ञान इसको कौन बताता है? सर्वोच्च ज्ञान बताता है प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ आइडिया जो कंसेप्ट है, जो गुफा सिद्धांत से के बाद में जो थ्योरी ऑफ आइडिया जो प्लेटो बनाता है, जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो थ्योरिया है, जिसके द्वारा कोई मेटाफिजिक्स का निर्माण किया जा सके। मेटाफिजिक्स यानी कि एक ऐसी कल्पना लो की वस्तु, कोई चीज़ जो जिसमें दर्शन समाहित है, जिसको अभी आकार देना बाकी है, जिसको कोई आकार नहीं दिया गया। ये एक बनी बनाई एक विचार है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है अभी तक। ये आता है, ये थ्योरिया कहलाता है। ये दिस इज़ कॉल्ड थ्योरिया, ये थ्योरिया है, ठीक है, जिसे प्लेटो ने भरपूर इस्तेमाल किया था। यानी कि बात करें तो यहाँ जो अरस्तु का जो दो आइडिया है, जो फॉर्म्स, जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं, जो आकृति की जो सिद्धांत हैं अरस्तु का और प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है, ये दोनों यही सेम मैच कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जो दर्शन बना है, इस दर्शन से कुछ बनाया जाए दोस्तों, इनसे बनाया जाए, इनसे कुछ कथा कहानियाँ का गठन किया जाए, इनसे कुछ बुक्स लिखी जाएं, कुछ बुक्स ली जाएं ताकि इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया जा सके, इसे कुछ बनाया जाए। यानी कि पहली फॉर्म है थ्योरिया, जहाँ व्यक्ति सोचेगा या थिंकिंग करेगा, और दूसरी फॉर्म है उस चीज़ को रूप देगा एक बुक्स के रूप में, या कोई किसी चीज़ की गठन करेगा। जैसे प्लेटो कहता था ना कि मुझे कुछ थोड़ा टाइम दो कि मैं इसे जो राष्ट्रगान का निर्माण करूँगा, एक ऐसा साहित्य लिखूँगा जहाँ कभी भी यानी कि एक देश को महान कैसे बनाया जा सके। तो ये जो दर्शन, ये जो इम्पोर्टेंस है वो थ्योरिया की इम्पोर्टेंस है। लेकिन अरस्तु का जो प्लेटो का जो सारा चिंतन ही थ्योरिया पे बेस्ड था। प्लेटो ने आगे जो चीज़ों पे कार्य किया वो मैकिंग तक ही सीमित रहा, इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाए। यानी कि प्लेटो का जो मूल काम है वो थ्योरिया पे, जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, इसके बारे में ही बल दिया गया। उन्होंने कहीं उनका जो आदर्श राज्य का कंसेप्ट है कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसको मूल आकार नहीं दिया जा सका। अब देखते हैं उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है मैकिंग। सेकंड फॉर्म है उसका मैकिंग। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो है प्रैक्सिस यानी कि इस ज्ञान की एक चरम सीमा है। इस ज्ञान की एक ऐसी चरम सीमा तो नहीं बोल सकते, इस ज्ञान का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन यानी इस ज्ञान का जो क्रियान्वयन है, इस ज्ञान का जो क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि थ्योरिया के द्वारा जो मैकिंग की गई है, जो बनाई गई है बुक्स हैं, जैसे यूँ मान के चलो कि लॉज जो बुक है, या कोई भी पॉलिटिक्स जो अरिस्टोटल की बुक है। अब पॉलिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन यदि किया जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस बोलेंगे हम, उसका किसी राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटी के रूप में व्यवहारिक बनाई जा रही है उस राज्य में, शासन कला में, रूल ऑफ लॉ में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, तो यह सबसे बेस्ट फॉर्म है। यानी कि अरस्तु का मानना था कि जो प्रैक्टिस है वो सर्वोच्च फॉर्म है और थ्योरिया है वो प्लेटो की सर्वोच्च फॉर्म है।
प्लेटो थ्योरिया है वो प्लेटो की जो सर्वोच्च फॉर्म है। हमें इन चीज़ों को याद रखना होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे हायरार्की ऑफ एंड्स, जो स्टेट के बारे में क्या जो आइडिया है अरिस्टोटल का। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।